हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस और मेरा यूट्यूब का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और इस विषय में जो आज मेरा टॉपिक है जो मैं बताऊंगा आपको, इस टॉपिक को आप लोग स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक रिवीजन बेस पर मैं इसको बता रहा हूं। इसके बाद मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ बॉटनी ये और हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। ये हमको हिस्ट्री आपको बतानी है। आज का मेरा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जिसको कहा जाता है रासायनिक साम्यावस्था या रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य, वास्तव में रासायनिक साम्य होते क्या है? अगर हम किसी रासायनिक साम्य की व्याख्या करें तो रासायनिक साम्य होता क्या है? रासायनिक साम्य की परिभाषा के लिए सामान्य रूप से यह जाना जाता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की अग्रावस्था और उसकी पश्च अवस्था दोनों के वेग बराबर हो जाते हैं तो अभिक्रिया रासायनिक साम्य की अवस्था में कहलाती है, सिंपली। जबकि वास्तविक परिभाषा इसकी यह है, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक, मैंने जो अभिक्रिया करते हो, जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, जिसमें अभिकारक और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, वह जो है वही अवस्था रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। क्लियर हो गया? किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें उसके अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था कहलाती है। तो इसमें हमने देखा दो टॉपिक आए। पहला टॉपिक तो यह आया कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं कि उनकी साम्यावस्था कैसे होती है। तो ये रासायनिक दृष्टिकोण से अभिक्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को उत्क्रमणीय कहा जाता है, दूसरे को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो पहले हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को बताएंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन को बताएंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन होते क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती हैं परंतु पूर्णतया को प्राप्त हो जाती हैं। चलती तो एक ही दिशा में है लेकिन पूर्णतया को प्राप्त हो जाती हैं। जब पूर्णतया को प्राप्त हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में माने दिशा उसकी एक ही है और पूर्णतया को प्राप्त हो गई, अर्थात लौट करके पूरा नहीं आई, उसको हमने कह दिया अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, आगे भी चलेगी, पीछे भी चलेगी, आगे भी दिशा में चलेगी, पश्चिमी दिशा में चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं और किसी भी दशा में, दिशा और दशा, डायरेक्शन एंड कंडीशन, किसी भी दशा में पूर्णतया को प्राप्त नहीं होती। इरिवर्सिबल में पूर्णतया को प्राप्त हो जाती है, रिवर्सिबल में पूर्णतया को प्राप्त नहीं होती। इस बात का ध्यान रहे। पूर्णतया को अगर प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं? पहले हम इनको देख लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं परंतु किसी भी दशा में पूर्णतया को प्राप्त नहीं होती। जैसे यहां पर मैंने कुछ रिएक्शन लिखे हैं, H2 plus I2 reversible to ICHI,
मीन्स हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना। 2SO2 plus O2 is reversible twice SO3, N2 plus 3S2 reversible twice NS3, PCl3 plus Cl2 reversible twice PCl5, एसिटिक एसिड plus एथिल अल्कोहल CH3COOH plus C2H5OH reversible to CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट प्लस H2O वाटर। अब ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें ये साइन जो लगी हुई है, इस तरह की साइन आप देख रहे हो, एक साइड में इस तरह से लगा हुआ है, दूसरी साइड में इस तरह से लगा हुआ है, अर्थात ये इस दिशा में भी चलती है, इस आगे भी चलती है, तो पीछे अग्रव क्रिया भी है, फॉरवर्ड जो पश्चात क्रिया भी है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है। जब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आएंगे तो कोई न कोई ऐसा पॉइंट इनके बीच जरूर आएगा जहां पर जाकर इनकी एक साम्य की अवस्था मिल जाएगी, एक संतुलन की अवस्था मिल जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस फिगर की सहायता से आइए इसको समझते हैं। यहां पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, बेस पर जो OX एक्सिस है, OX एक्सिस के बेस पर मैंने टाइम लिया है, और OY एक्सिस पर आप देख रहे हैं OY एक्सिस पर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिया है। रेट ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की दर, समय के साथ अब क्रिया की दर में परिवर्तन देखा जा रहा है। दोनों का अगर कोरिलेशन देखें, सहसंबंध देखें, तो समय के साथ अब क्रिया के दर में परिवर्तन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल टू ट्वाइस HI। जैसे ही ये हाइड्रोजन आयोडाइड यहां पर बना, हाइड्रोजन आयोडाइड यहां पर बनने की प्रक्रिया हो रही है, इस बात का ध्यान दें कि यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की प्रक्रिया हो रही है। जैसे ही यहां पर ये बन रहा है, तुरंत ही ये ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया, और टूटने के पश्चात आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो जिस बिंदु पर, अर्थात ए बिंदु पर, यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट इसको मिला कि जिस पॉइंट पर हाइड्रोजन आयोडाइड बना और ठीक उसी पॉइंट पर ये टूट करके फिर से हाइड्रोजन आयोडीन में अलग हो गया। ऐसे ये टोटल रिएक्शन होंगे। 2SO2 plus O2 रिवर्सिबल ट्वाइस SO3। जैसे यहां पर ट्वाइस SO3 बनेगा, ये ब्रेक करके टूट करके फिर से 2SO2 plus O2 दे देगा। तो यहां पर आप देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन अग्रव क्रिया, फिर यहां पर लिखा गया बैकवर्ड रिएक्शन पश्चात क्रिया। तो इन अभिक्रियाओं की सांद्रताओं, इन अभिक्रियाओं की सांद्रताओं, इनकी सांद्रता को लिया जाए, ए बिंदु पर आकर के स्थिर हो जाएंगी। जिस बिंदु पर इनकी सांद्रता स्थिर हो जाती वही कहा जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य की अवस्था। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर जो साम्य की अवस्था आपको देखने को मिल रही है वह ए और बी के बीच मिल रही है, ए और बी के बीच। ए और बी के बीच जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये अवस्था जो आप देख रहे हो, ये सारी अवस्था जो है ये साम्य की अवस्था है। क्लियर हो गया? ए और बी की अवस्था, ये जो अवस्था आप देख रहे हैं, ये अवस्था जो है इसकी साम्य की अवस्था है, अर्थात एक ऐसी अवस्था जिसमें अग्र और पश्च दोनों क्रियाओं की सांद्रताएं स्थिर हो गई। तो उसी को हमने कहा कि यह स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, साम्य की अवस्था है। तो यहां पर आपने दो चीजों की व्याख्या अभी किया। एक जो है साम्य की अवस्था किसे कहते हैं, यह मैंने बता दिया आपको। दूसरा मैंने बता दिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं परंतु किसी भी दशा में पूर्णतया को प्राप्त नहीं होती। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में जो एक ही दिशा में चलेगी परंतु पूर्णतया को प्राप्त हो जाएगी, एक ही दिशा में चलेगी, दोनों दिशाओं की बात नहीं की जा रही है। अनुत्क्रमणीय में, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन में दोनों दिशाओं की बात नहीं की जा रही है, एक ही दिशा की बात की जा रही है और एक ही दिशा में चलेगी और पूर्णतया को प्राप्त हो जाएगी। इन रिएक्शन को आप नोट कर ले, चूंकि यह रिएक्शन अभी बार आगे आएंगे जब हम ला चैटलियर प्रिंसिपल, ला सातेलिए का नियम इसका डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि ये नियम किस प्रकार से इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं, किस प्रकार से रासायनिक साम्यावस्था के स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम
कांस्टेंट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन निकालते हैं, Kc के मान की गणना किस प्रकार से करते हैं। तो फिर से मैंने बताया S2 plus I2 reversible twice HI, 2SO2 plus O2 reversible twice SO3, N2 plus 3S2 reversible twice NS3, फिर Cl3 plus Cl2 reversible PCl5, CH3 COOH plus CTH5OH reversible to CH3 COO CTH5 plus H2O। ये ऐसे रिएक्शन रहे जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन रहे, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं रही, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि आप देख रहे हैं दोनों दिशाओं में चल रही हैं, परंतु पूर्णतया को स्थापित होने से अभिप्राय क्या है आपका? इनके मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट सब के सब इक्विवेलेंट नेचर में होने चाहिए। अगर इक्विवेलेंट नेचर में हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS, तो फिर हम इसको कह सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी अवस्था में नहीं है तो फिर हम इनको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कह सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के विषय में बताया। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं इरिवर्सिबल रिएक्शन के विषय में। तो देखिएगा, मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन ले रहा हूं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के विषय में बताने चल रहे हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसके विषय में मैंने बताया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में हो सकती है, मूवमेंट उनका ओनली वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलेंगी और पूर्णतया को प्राप्त हो जाएगी। जैसे किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया ले लीजिए, HCl प्लस NaOH, यहां देखिए आप HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl कर दिया मैंने, NaCl प्लस H2O। अब आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि NaCl में H2O को मिलाइए तो NaOH प्लस HCl बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जितने भी एसिड बेस रिएक्शन हैं ये टोटल के टोटल इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जितने भी एसिड बेस रिएक्शन हैं टोटल के टोटल इरिवर्सिबल रिएक्शन हैं। तो यहां पर आपने देखा, अगला रिएक्शन हम देखते हैं, ट्वाइस KClO3, पोटेशियम क्लोरेट है ये, पोटेशियम क्लोरेट, ट्वाइस KClO3। अब पोटेशियम क्लोरेट है यहां पर, तो पोटेशियम क्लोरेट को अब हम क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, इसको तोड़ेंगे पोटेशियम क्लोरेट को। जब ये पोटेशियम क्लोरेट ट्वाइस KClO3 ये ब्रेक डाउन करेगा, ये सिंपली नहीं ब्रेक डाउन करता, इसके ऊपर एक कैटलिस्ट वर्क करता है MnO2। MnO2 जो कैटलिस्ट वर्क किया तो बना लिया ट्वाइस KCl प्लस 3O2, 3O2 बना लिया, ट्वाइस KCl प्लस 3O2। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए बेरियम क्लोराइड की जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यह हो गया इक्वल टू BaSO4 बेरियम सल्फेट। क्या बनाया? बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना लिया, साथ ही साथ इसने प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया प्लस HCl। अब अगर आप सोचते हो कि बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिला दिया जाए तो बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो आपने देखा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही दिशा में चल रही हैं, सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट है इनका, एक ही दिशा में चलने के पश्चात ये पूर्णतया को प्राप्त हो जाती है, इसीलिए इनको कहा गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हम एक सिंपल सा रिएक्शन और लेते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl2
और इसका रिएक्शन हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ ट्वाइस FeCl3। यहां पर हमने लिया ट्वाइस FeCl3। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, एक दिशात्मक अपक्रिया, SnCl4 या SnCl2Cl3, यहां पर लिखा हमने SnCl4। यह हो गया स्टैंडिक क्लोराइड प्लस ट्वाइस FeCl2। अब आपने देखा फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बन गया, फेरिक क्लोराइड FeCl3 से फेरस क्लोराइड FeCl2 बन गया। तो ये जितने रिएक्शन हैं ये सब के सब इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने दोनों चीजें आपको बताया अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से और अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आपको दोनों चीजों को बता दिया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के विषय में मैंने बताया कि वे रासायनिक क्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती हैं और पूर्णतया को प्राप्त हो जाती हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन के विषय मैंने बताया कि वे रासायनिक क्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं और किसी भी दशा में पूर्णतया को प्राप्त नहीं होती। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको दो पॉइंट देखने हैं, दिशा और दशा, डायरेक्शन एंड कंडीशन। दिशा, डायरेक्शन, दशा, कंडीशन। कंडीशन कौन कौन सी होती है ये देख लिया जाए। किसी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कंडीशन कौन कौन से होते हैं, किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन आप लोग नोट करते चलिएगा। अब यहां पर हम इसके बेसिक पॉइंट को देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से कारक हैं जिन कारकों के आधार पर किसी भी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। सबसे पहला कारक होता है टेम्परेचर। पहला कारक होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं ताप। टेम्परेचर ताप वो हवा कारक होता है जो किसी भी अभिक्रिया की दर को आसानी पूर्वक प्रभावित कर देता है। ताप की गति को बढ़ा देने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और ताप की गति को घटा देने से, मंद कर देने से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। और यह उन्हीं अभिक्रियाओं के लिए मुख्यतया लागू होते हैं जो अभिक्रियाएं मोस्टली रूम टेम्परेचर पर होती हैं। रूम टेम्परेचर एट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उनका रूम टेम्परेचर माना गया। अब ये देखिए आपने, पहला ताप हो गया, ताप के परिवर्तन से किसी भी कोई भी रासायनिक क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं दाब, प्रेशर। प्रेशर में आप देखिए, दाब में आप देखिए कि दाब बढ़ाने से किसी भी रासायनिक क्रिया के आयतन में परिवर्तन होता है। दाब को अगर हम परिवर्तित कर दें, किसी भी रासायनिक क्रिया का आयतन परिवर्तित हो जाता है। तो दाब को बढ़ाने से आयतन परिवर्तित हो रहा है, प्रेशर को इंक्रीज करने से आयतन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। अभिक्रिया की दर क्या होगी, बदल जाएगी। तो अभिक्रिया की दर के बदलने के कारण हो गए टेम्परेचर, प्रेशर। थर्ड होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं सांद्रण। क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। सांद्रण क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया जो करा रहे हैं आप, उसके 1 लीटर में विलीन पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, 1 लीटर में विलीन पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या को अगर हम कहें 1 ग्राम अणु को हमने लिया तो 1 ग्राम अणु अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.223 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने अणुओं के बराबर होता है। तो यह देखा गया कंसंट्रेशन, सांद्रता को अगर हम परिवर्तित कर देते हैं, सांद्रण को अगर हम परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात उसमें उपस्थित अभिकारी अणुओं की मात्राओं में परिवर्तन कर देते हैं। जो अभिकारी अणु हैं, हाइड्रोजन, आयोडीन,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अमोनिया के निर्माण में, PCl5 के निर्माण में PCl3, Cl2। अगर किसी न किसी का कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज किया, बढ़ाया अथवा डिक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा, अभिक्रिया की दर अपने आप बदल जाएगी। तो आपने देखा कि यह वह कारक हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को आसानी पूर्वक चेंज कर देते हैं। यह होती है उनकी दशाएं, किन दशाओं में कंडीशन, जिसको कहा गया किन दशाओं में अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और हमारा चौथा होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट माय डियर फ्रेंड, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वह एक्सटर्नल मटेरियल होते हैं जिनको यदि हम अभिक्रिया जहां पर हो रही है, रिएक्शन जहां पर चल रहे हैं, अगर उत्प्रेरक की थोड़ी सी भी मात्रा डाल दें तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा। अर्थात उत्प्रेरक वह वाह्य पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। अब आया समझ में? अर्थात उत्प्रेरक वह वाह्य पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहां पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। मैंने यह नहीं कहा कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, मैंने यह नहीं कहा कि अभिक्रिया की दर घट जाती है, मैंने यह नहीं कहा कि पूरी की पूरी अभिक्रिया ही समूल नष्ट हो जाती है। मैंने यह कहा कि अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और पूरी की पूरी अभिक्रिया समूल नष्ट भी हो सकती है। तो उत्प्रेरक वह वाह्य पदार्थ होते हैं जिनकी थोड़ी सी मात्रा से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन आ जाता है। तो आपने देखा टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, ये चार तो मुख्य कारक हो गए। ये चार इसके मुख्य कारक हो गए किसी भी अभिक्रिया की दर को बदलने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए। जो आपने कारक देखा, ये चार तो इनके मुख्य कारक हो गए। अगला होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पांचवा देखिएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति कैसी है? जैसे वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी एक सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का अर्थ सीधा सीधा यह होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल उसके अंदर आते हैं वो मैक्सिमम मॉलिक्यूलों को घोलने की क्षमता रखता है, इसीलिए उसको कहा गया कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक विलायक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसकी प्रकृति क्या होती है? प्रकृति भी इनकी तीन रूपों में देखी गई, एक क्षारीय देखी गई, एक अम्लीय देखी गई और एक उदासीन देखी गई। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये तीन ऐसे पोजीशंस होते हैं जिनसे किसी भी अभिक्रिया का सॉल्वेंट जो है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो चेंज हो सकता है। अर्थात आपने देख लिया, स्पष्ट कर लिया कि ये पांच कारक, 5 फैक्टर ऐसे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी उपस्थिति से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतया बदल जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के भी एग्जांपल मैंने बता दिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के, और रिवर्सिबल रिएक्शन के भी एग्जांपल मैंने बता दिया। और यहां पर आकर के मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट, साम्यावस्था का स्थिरांक और साम्यावस्था के बिंदु के विषय में भी मैंने व्याख्या कर दिया। तो जब साम्यावस्था के विषय में भी मैंने व्याख्या कर दिया कि यह सामयिकीय अवस्था है, तो सामयिकीय अवस्था के बाद आता है सामयिकीय अवस्था की दो एक परिभाषाएं, थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा आपको कि सामयिकीय अवस्था की एक और डिफिनेशन देख लीजिएगा कि
अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत, अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती हैं, दोनों अभिक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती हैं, रासायनिक साम्यकी अवस्था कहलाती है। इसको हम रासायनिक साम्यकी अवस्था कहते हैं। और फिर आप देखिए एक और डेफिनेशन देखिए, तीसरी डेफिनेशन देखिए आप इसकी, कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और साम्य में परिवर्तित नहीं होती, ध्यान रहे, और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, कि समय के साथ परिवर्तन हो जाए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए मैंने रख दिया तो उसका प्रोडक्ट चेंज हो जाए, ये कारण इसमें आप नहीं देखेंगे। रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। इसी को हमने कहा कि केमिकल का जो है रासायनिक साम्य की अवस्था, इसी को हम कहते हैं, यही जो है केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, रासायनिक साम्य की अवस्था होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि मैंने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और रासायनिक साम्य की अवस्था, इनके विषय में व्याख्या कर दिया। अब आइए थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम क्या होते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। पहले तो आपको यह जानना है, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। जो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है, जरा इसकी डिफिनीशन देखिए क्या होती है, कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के जो है समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। समझ आया, यह डेफिनेशन है इसकी। अब यहां पर जो टॉपिक आ रहा है एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, तो अगर हम ये पूछे आपसे कि सक्रिय द्रव्यमान है क्या, माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव मास के विषय में सबसे पहले साइंटिस्ट सीएम गुलबर्ग और वागे ने बताया था 1864 में। 1864 में इन्होंने डिस्कस किया और अपने डिस्कशन के परिणाम स्वरूप क्लियर कर दिया, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, टू इट्स एक्टिव मास, उसके सक्रिय द्रव्यमान के क्या होती है, समानुपाती होती है। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनली टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो इस तरह से आपने देखा, अगर हम आपसे पूछे कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, माय डियर फ्रेंड, एक लाइन की डिफिनीशन मैं बता रहा हूं कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन, उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है, एक्टिव मास कहलाता है। मोलर सांद्रता क्या होती है, पदार्थ के 1 लीटर में विलीन पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। पदार्थ के 1 लीटर में विलीन पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, कितना ग्राम अणु आपने उसमें घोला है, पदार्थ के 1 लीटर में विलीन पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। तो एक्टिव मास को अगर निकालना होगा तो हमारे पास फार्मूला निकलता है कि किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, फार्मूला देखिएगा, एक्टिव मास हमको निकालना है इज इक्वल टू, एक्टिव मास निकालना है इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, मोलर
कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है? मोलर कंसंट्रेशन के। एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान उसके मोलर कंसंट्रेशन के मोलर सांद्रता के बराबर होता है। अब मोलर कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। मोलर कंसंट्रेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। आयतन लीटर में लिख दिया मैंने। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यह हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट टोटल बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, आयतन लीटर में। अर्थात अब इसी को जरा सा ध्यान से देख लीजिए। ये तो मैंने फार्मूला निकाल दिया। अर्थात सक्रिय द्रव्यमान बराबर, ध्यान से देखिएगा, सक्रिय द्रव्यमान बराबर, या मैंने निकाल दिया मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता किसके बराबर होती है? मोलर सांद्रता के बराबर होती है। मोलर सांद्रता के बराबर होती है। अब मोलर सांद्रता बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। माने ये हो गया पदार्थ के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। आयतन लीटर में पदार्थ के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में हो गया। क्लियर हो गया? अब पदार्थ के मोलों की संख्या को तोड़ दिया हमने, माने हो गया पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ का अणुभार पूरे के बटे आयतन लीटर में। आयतन लीटर में। इस तरह से मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफिनीशन को क्लियर कर दिया कि एक्टिव मास इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होल बाय वॉल्यूम इन लीटर। अर्थात सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोलर सांद्रता, और मोलर सांद्रता बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। अभी मैंने बताया आपको 1 लीटर में जब जितने मोल डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, वही उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास कहा जाता है आयतन लीटर में। और जहां पर मोलों की संख्या आई तो मोलों की संख्या को हमने फिर से ब्रेक किया, तोड़ दिया, कह दिया पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार अब पूरे बटे हमने कह दिया आयतन लीटर में। तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार पूरे बटे आयतन लीटर में। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक फार्मूला को निकाला। अब यह जो फार्मूला रहा यह किसी भी पदार्थ के एक्टिव मास की गणना करता है, उसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जहां पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस एग्जांपल से आप एक्टिव मास की गणना कैसे कर सकते हैं, एक्टिव मास को कैसे आप निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर, अभी यहां पर ये टॉपिक काफी, ये चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है, सबसे लंबा चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। इस लंबे चैप्टर को मैंने कितनी आसानी से तोड़ करके बहुत छोटे टॉपिक में कन्वर्ट किया है, और यहां पर आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। सपोज दैट A प्लस B ये रिवर्सिबल है। हमेशा ध्यान रहे कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी रिएक्शन पर लागू होगा जो कि रिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।
इस बात का ध्यान रहे, इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये मैंने कर दिया। तो यहां पर देखिएगा रिएक्शन टुवर्ड फॉरवर्ड साइड, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, एक्टिव मास ए इंटू बी। आर एफ प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी कर दिया, आर एफ इक्वल टू कर दीजिए कांस्टेंट टुवर्ड फॉरवर्ड साइड ए इंटू बी। क्लियर हो गया, ए इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकंड इक्वेशन बनाइए आरबी के लिए, रिएक्शन टुवर्ड बैकवर्ड साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू डी and RB equal to KB constant toward backward side is equal to C into D। क्लियर हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इन इक्विलिब्रियम पॉइंट उतारते चलिएगा इसको। अब इसको साम्यावस्था पर देखते हैं। इन इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। इन इक्विलिब्रियम पॉइंट साम्यावस्था पर क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। अगर आर एफ इज इक्वल टू आर बी की है तो आर एफ की वैल्यू के एफ इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। तो अगर आर एफ इज इक्वल टू आर बी का है तो के एफ इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी की वैल्यू रखिए। आर एफ की वैल्यू आपने क्या निकाला है, आर एफ की वैल्यू आपने निकाला के एफ। अब हम कांस्टेंट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा के एफ अपॉन के सी, के एफ अपॉन के बी। तो के एफ अपॉन के बी को देखा जाए ध्यान से, तो के एफ की वैल्यू पहले ध्यान दीजिएगा। के एफ की वैल्यू क्या निकालते हैं, के एफ मींस यहां पर के एफ लिखा गया और जो है आर एफ इक्वल टू हो गया के एफ ए इंटू बी। हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं कि के एफ इंटू ए इंटू बी, क्लियर, इक्वल टू आर बी की वैल्यू लिख दे रहे हैं के बी सी इंटू डी। अब के एफ अपान के बी कर दीजिए, के सी इक्वल टू होता है के एफ अपॉन के बी। के एफ अपान के बी करिएगा तो के एफ कांस्टेंट टुवर्ड फॉरवर्ड साइड, के एफ अपान के बी। के एफ की वैल्यू इक्वल कर रहे हैं, ध्यान रहे, के एफ ए नीचे आया हो, ए ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा सी इंटू डी बाई ए इंटू बी। इस तरह से आपने देखा कि केसी की वैल्यू निकल गई। केसी की वैल्यू क्या आई, सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, हो गया सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। या आपने केसी की वैल्यू निकाल दिया, केसी का फार्मूला निकाल दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि कांस्टेंट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन आया। किसी अभिक्रिया के लिए उसके स्थिरांक की गणना की गई, कांस्टेंट टुवर्ड कंसंट्रेशन निकाल लिया गया। अब न्यूमेरिकल के वैल्यू में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर हमने कहा कि ए का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ए है, बी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बी है, सी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सी है, डी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डी है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पावर लगती है, इस बात का ध्यान रहे। तो ए पावर ए इंटू बी पावर बी सी और यहाँ पर ए पावर ए इंटू बी पावर बी, यहाँ पर सी पावर सी इंटू डी पावर डी, यहाँ पर सी पावर सी इंटू डी पावर डी। यहाँ पर भी आ जाइएगा ए पावर ए इंटू बी पावर बी, सी पावर सी इंटू डी पावर डी, ये हो गया। फिर सी पावर सी इंटू डी पावर डी, ए पावर ए इंटू बी पावर बी, यहाँ पर आइएगा सी पावर सी इंटू डी पावर डी, ए पावर ए इंटू बी पावर बी। ये रिएक्शन निकल गया आपका। तो मॉलिक्यूलरिटी लगाएंगे तो मॉलिक्यूलरिटी पावर में लग जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी नहीं लगाएंगे तो रिएक्शन आपका सिंपल सा निकल जाएगा, जिसको हमने कहा कांस्टेंट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन। माय डियर फ्रेंड, साम्य स्थिरांक का या व्यंजक जो मैंने स्थापित किया, कैसे जो मैंने स्थापित किया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है।
अर्थात केसी, नोट करिएगा इसको, आप लिख लीजिएगा इसको आप कि साम्य स्थिरांक क्या है। तो स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के वेग, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, कांस्टेंट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन कहा जाता है। क्लियर? कांस्टेंट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन कहा जाता है, अर्थात Kc इक्वल टू KF अपॉन KB। क्लियर हो गया? Kc इक्वल टू KF अपॉन KB। माय डियर फ्रेंड, अब इस पर जो है ला चैटिलियर प्रिंसिपल है और भी ढेर सारे नियम है, तो मैं अपना अगला टॉपिक लगातार अपने स्पीच पर देता रहूंगा और आज का टॉपिक मैं इसी पर समाप्त करता हूं। मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि ये हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर, केमिस्ट्री का टॉपिक आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लास 11th के बच्चे और जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, तो पूरी तरह से इसको तैयार करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे। और मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा कोचिंग क्लासेस है कादरी कोचिंग क्लासेस। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और जो है मैं प्रतिदिन अपना एक लेक्चर आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का लेक्चर जो है मैं आपको देता रहूंगा। बायो में जूलॉजी का अलग लेक्चर दूंगा और बॉटनी का अलग। तो अभी तक मैंने सिर्फ उनके हिस्ट्रिकल लेक्चर दिए हैं। अभी जो कॉम्पिटिटिव लेक्चर है वो कॉम्पिटिटिव लेक्चर कैसे होंगे वो मैं आपके सामने देकर के बताऊंगा और विथ एग्जाम्पल